हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था ऑडिट कमेटी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस का, जिसमें हमने सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कवर अप किया एंड देयर आफ्टर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के अंदर रेगुलेशन नंबर 18 को कवर अप किया। कॉरपोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशन सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के अंदर रेगुलेशन नंबर 15 से 27 में प्रिस्क्राइब्ड है। रेगुलेशन नंबर 15 एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशंस की बात करता है कॉरपोरेट गवर्नेंस की के रेफरेंस में। रेगुलेशन नंबर 16 के अंदर कुछ डेफिनेशंस गिवन है एंड मेन प्रोविजन रेगुलेशन नंबर 17 से लेकर 27 तक है। स्टार्ट करेंगे आज हम टॉपिक सेबी एलओडीआर रेगुलेशन का, और उसके अंदर पहला प्रोविजन हमारा आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी कंपोजिशन को लेकर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेम्यूनरेशंस को लेकर, डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट की ऑब्लिगेशंस के ऊपर, एंड फिर दो छोटे छोटे टॉपिक कवर अप करेंगे हम कोड ऑफ कंडक्ट एंड विजिल मैकेनिज्म को। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कौन कौन से इश्यूज मेनली एड्रेस किए गए हैं, ये लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताया था, जिसकी डिटेल हमने कवर नहीं की थी क्योंकि वो एक एक रेगुलेशंस में कवर अप करना है। उसी टॉपिक से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये फर्स्ट लेक्चर के जो ऑडिट कमेटी का हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसके अंदर ये प्रोविजन मैंने आपको बताए थे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में दिया गया है, उसके अंदर ये सारी रेगुलेशंस हैं, ये सारे मेन इश्यूज हैं जिनको एड्रेस किया गया, जिसमें से ये पॉइंट मैंने आपको करा दिया था एक। आज मैं जो मेन टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनकी कंपोजिशन का प्रोविजन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन प्रोविजंस को, डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट की ऑब्लिगेशंस को, कोड ऑफ कंडक्ट एंड विजिल मैकेनिज्म को। 1 2 3 4 5 टॉपिक आज हम कवर अप करेंगे, जिसके अंदर हम रेगुलेशन नंबर 17, 17A, 22, 25, 26, तो ये 5 रेगुलेशन हम आज कवर अप करने वाले हैं। 17, 17A, 22, 25, 26। बट उससे पहले थोड़ा सा जो सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस का एक बेसिक है वो मैंने नोट्स में दिया है, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग ओनली। मेन प्रोविजन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन का, बट एक बार इसको भी मैं रीड करा देता हूं। जो सेबी एलओडीआर रेगुलेशन का बेसिक एस्पेक्ट है वो किन बातों को लेकर के है। सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 इशूड बाय द सेबी, किन ऑब्जेक्टिव के साथ इन रेगुलेशंस को इशू किया गया था? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ streamlining and consolidating the provisions of various listing agreements। अर्लियर क्या था, एक लिस्टिंग एग्रीमेंट था जिसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेस थे जो लिस्टेड एंटिटीज को कंप्लाई करने पड़ते थे, और सेबी की अलग अलग रेगुलेशंस थी। सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 के थ्रू सेबी ने लिस्टिंग एग्रीमेंट को बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, और जितनी भी लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थी उन सबको सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के अंदर डाल दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रीमलाइन एंड कंसोलिडेटिंग द प्रोविजंस ऑफ वेरियस लिस्टिंग एग्रीमेंट्स दैट आर इन ऑपरेशन फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट्स। अब कैपिटल मार्केट्स में हम इक्विटी की बात कर लें, प्रेफरेंस की बात करें, डेट्स की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात कर लें, आईडीआर की बात कर लें, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लें, और एनी अदर सिक्योरिटीज जो सेबी स्पेसिफाई करेगी टाइम टू टाइम। इन रिलेशन टू इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, आईडीआर एंड सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड, उनके रेफरेंस में जो लिस्टिंग एग्रीमेंट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी उनको कंसोलिडेट एंड स्ट्रीमलाइन करने के लिए सेबी ने इन रेगुलेशंस को रिलीज किया। रेगुलेशन नंबर 17 to 27 ऑफ दीज रेगुलेशंस वो डील करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स को, विच आर टू बी कंप्लाइड विद बाय द लिस्टेड एंटिटीज
जो स्पेसिफाइड है रेगुलेशन नंबर 15 में। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो सेबी की रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 15 से 27, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशंस है। बट रेगुलेशन नंबर 15 एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, रेगुलेशन नंबर 16 में हमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। तो रेगुलेशन नंबर 15 कौन सी कंपनीज को या एंटिटीज वर्ड यूज करें ज्यादा बेटर होगा? सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के रेफरेंस में इंस्टेड ऑफ द वर्ड कंपनी इट विल बी प्रेफर कि हम लिस्टेड एंटिटीज वर्ड को यूज करें। रेगुलेशन 17 to 27 and 46 sub regulation 2 of SEBI LODR regulations 2015 dealing with corporate governance requirements shall be applicable to all listed entities except वो कंपनीज जिनकी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड नेटवर्थ 25 करोड़ से ज्यादा नहीं है एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो एक कंडीशन, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 10 करोड़। सेकेंड कंडीशन, नेटवर्थ नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। बट when these regulations become applicable to a company at a later date, जब भी ये थ्रेशोल्ड क्रॉस होकर जाएंगी, कंपनी को इन रेगुलेशंस की कंप्लायंस करनी है विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्रोविजंस बिकेम एप्लीकेबल टू द कंपनी। जब ये थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएं, कंपनीज के ऊपर, एंटिटीज के ऊपर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस आ जाए, तो एप्लीकेबिलिटी के 6 months के अंदर अंदर इन रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना जरूरी है। अदरवाइज जब तक ये थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होती, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 करोड़ से अप टू 10 करोड़ है एंड नेटवर्थ अप टू 25 करोड़ है, दोनों कंडीशन, देन सेबी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड नंबर 2, वो कंपनीज जिनकी इक्विटी शेयर कैपिटल एसएमई एक्सचेंज के ऊपर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उस एसएमई मार्केट के ऊपर लिस्टेड है, सिर्फ इज लिस्टेड एक्सक्लूसिवली ऑन द एसएमई एक्सचेंज, इन कंपनीज के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स अप्लाई नहीं होंगे। नो, ये तो थी एप्लीकेबिलिटी की बात कि किन एंटिटीज पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होंगी। ऑल लिस्टेड एंटिटीज एक्सेप्ट 2 कैटेगरी। नंबर 1, वो एंटिटी जिनकी सिक्योरिटीज एक्सक्लूसिवली लिस्टेड है एसएमई एक्सचेंज पर, एंड नंबर 2, वो लिस्टेड एंटिटीज जिनकी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 करोड़ एंड नेटवर्थ 25 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रही है एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो इन एंटिटीज पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशन नंबर 17 से लेकर 27 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एज सच एप्लीकेबल नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो काम हम लोगों ने आज करना है वो पहले मैंने आपको बताया, ये पहले 3 पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट की ऑब्लिगेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट एंड विजिल मैकेनिज्म, ये 5 मेन टॉपिक हैं जो आज हम कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडियरीज, ये 4 मेन टॉपिक, और 5वां मिसलेनियस में, बाकी सारे टॉपिक्स फिर ये मिसलेनियस में चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट एज टू द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या कंपोजिशन होनी चाहिए? क्या कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट थी कि कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इतने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, इतने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए? ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, वुमेन डायरेक्टर की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कुछ एंटिटीज के केस में थी, रेजिडेंट डायरेक्टर हर एक कंपनी में चाहिए था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी, कुछ कंपनीज में नंबर बताए गए थे कि इतना नंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंपनी में होना जरूरी है। बट जो रेगुलेटरी प्रोविजंस सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस में दिए गए वो काफी हद तक डिफरेंट है कंपनी एक्ट से। डिफरेंट इन द सेंस ये नहीं है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, वो एक एडिशनल
कंप्लायंस का बर्डन डाल रही हैं कंपनीज के ऊपर, एंटिटीज के ऊपर। देखिए सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा बीओडी का जो कंपोजिशन है वो एक ऑप्टिमम कंपोजिशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की डेफिनेशन में कौन कौन आ जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाते हैं एंड होल टाइम डायरेक्टर्स आ जाते हैं। बीओडी शैल हैव एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन किसका, एग्जीक्यूटिव जिसके अंदर एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर्स आ जाएंगे एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स विद एट लीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। सो पहले पॉइंट में जो रिक्वायरमेंट आ गई ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या है, हम अपनी मर्जी से रख लें क्या, 50-50, 2/3 1/3, 60% 40%, 75-25, क्या ऐसा है कुछ नहीं, आगे रेशो मिलेगी। एंड एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नॉट लेस देन 50% ऑफ द बीओडी शैल कंप्राइज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। दैट मीन्स जब मैं ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का नंबर टोटल नंबर के 50% या उससे ज्यादा, तो इसका मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स not more than 50%, not more than 50%। आगे BOD of top 1000 listed entities, इनमें वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है बाय अप्रैल 1, 2020। BOD ऑफ टॉप 1000, अब टॉप 1000 ये कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर, जो कैपिटलाइजेशन है एक कंपनी की, एक बॉडी कॉर्पोरेट की या एक लिस्टेड एंटिटी की, कहां पर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उनकी कैपिटलाइजेशन है। अब कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज वैल्यू एवरी डे चेंज होती है, तो मुझे कौन सी डे की लेनी है, इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड पर। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज के अंदर एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। क्या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट कंपनी एक्ट में है ना, कंपनी एक्ट में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी एक्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि लिस्टेड कंपनीज एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज के अंदर एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। एंड उसके अलावा 149(4) ने कहा लिस्टेड कंपनीज में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, ऐसा कहा गया 149(4) में। बट यहां पर प्रोविजन ऑल टुगेदर अलग चल रहा है अभी। ये आगे बात करते हैं, फिर कहते हैं 1/3 ऑफ द बोर्ड शुड कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब आप कहेंगे सर ये तो वही वाली बात आ गई जो 149(4) में लिखी थी। नहीं, 149(4) ने लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, लेकिन जो आगे की लाइन है वो नहीं लिखी थी। वेयर बोर्ड का चेयरपर्सन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टोटल बोर्ड के 1/3 पर्सन होंगे। लेकिन यदि बोर्ड का चेयरपर्सन एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इन अदर केसेस, तब एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शुड कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब देखो जरा, यदि मैं इनको कंपनी लॉ के प्रोविजन से कंपेयर करूं, कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन 149(1) के प्रोवाइजो में लिखा गया था कि वुमेन डायरेक्टर कितने, एटलीस्ट वन। फिर 149(4) में लिखा गया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने, 1/3। लेकिन क्या वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो ऐसा लिखा गया, नहीं। बट यहां पर आ गया टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के अंदर एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। एंड 50% ऑफ द बोर्ड एटलीस्ट वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कंप्राइज करता हूं। एंड यदि बोर्ड का चेयरपर्सन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मींस अदर देन एमडी या होल टाइम डायरेक्टर है, ठीक है, क्योंकि अब एमडी या होल टाइम डायरेक्टर कंपनी के बोर्ड का चेयरपर्सन नहीं है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टोटल बोर्ड का 1/3 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि कंपनी का
बोर्ड का चेयरपर्सन एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मींस एमडी या होल टाइम डायरेक्टर बोर्ड का चेयरपर्सन है, देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट कितना 50%, एटलीस्ट 50% पर्सन जो बोर्ड में होंगे वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट आई। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है देखिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, बीओडी ऑफ टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज, टॉप 2000, इनमें कम से कम 6 डायरेक्टर होने चाहिए, नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर। क्या ऐसा प्रोविजन कंपनी एक्ट में है ना? कंपनी एक्ट के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने बताए गए हैं? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या 6 का नंबर है? नो, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ठीक कितने हैं? 1 पर्सन कंपनी में 1, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3, यही तो प्रोविजन है। लेकिन टॉप 2000 listed entities, they shall have at least 6 directors in its board. आगे, where the listed entity has outstanding superior right equity shares, SR equity share, superior right equity share, in that case at least half of the board of directors shall comprise of independent directors, एट लीस्ट हाफ। यदि बोर्ड कंपनी में आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स हैं, देन 50%, कम से कम 50% कौन होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर यदि ये सिचुएशन है कि एक कंपनी है, इसमें आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, इस कंपनी का चेयरपर्सन, बोर्ड का चेयरपर्सन, कंपनी के बोर्ड का चेयरपर्सन वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो आप बताएं कि इस कंपनी के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नंबर कितना होना चाहिए? इस प्रोविजन की अकॉर्डिंग तो कि यदि चेयरपर्सन एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड shall comprise of independent director। अच्छा, इसकी बात करूं या इसकी बात करूं फिर तो एक ही बात हो गई। लेकिन यदि बोर्ड का चेयरपर्सन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये प्रोविजन कहता है 1/3 ऑफ द बोर्ड शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ओके, 1/3। लेकिन क्योंकि कंपनी में आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स हैं, क्या 1/3 से बात चल सकती है? नो। अब यहां पर आपको एटलीस्ट हाफ करना पड़ेगा। तो बेशक चेयरपर्सन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, लेकिन इस कंडीशन के कारण यदि कंपनी में आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर हैं, देन एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड शैल कंप्राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। आगे, नो लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट अ पर्सन और कंटिन्यू the directorship of a person as a non-executive director, non-executive director जिसकी एज 75 ईयर्स हो चुकी है, बट यदि 75 ईयर्स एज होने के बावजूद आप किसी ऐसे पर्सन को एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इधर अपॉइंट करना चाहते हैं और ऑलरेडी अपॉइंटेड है, उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन a special resolution is required to be passed with an explanatory statement annexed to the notice for the justification। क्या जस्टिफिकेशन है इस पर्सन को जिसकी एज 75 ईयर्स से ज्यादा है, आप इस पर्सन को एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के अंदर अपॉइंट करना चाह रहे हैं, इसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा और कंपनी की जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन को पास कराना पड़ेगा विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2022। अर्लियर ये प्रोविजन अप्रैल 1, 2020 तक का था, बट बाद में इसको चेंज करके 2 साल एक्सटेंड कर दिया गया। अप्रैल 1, 2020 तक 22 तक टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज शैल एंश्योर कि बोर्ड का चेयरपर्सन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो और वो एमडी या सीईओ उनका रिश्तेदार भी नहीं होना चाहिए। अभी तो देखो
यहां पर इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव हो एग्जीक्यूटिव हो, सिर्फ ये कहा कि यदि चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3 होंगे पूरे बोर्ड का, बट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो एटलीस्ट हाफ चाहिए। लेकिन अब कह दिया कि अप्रैल 1 2022 से टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज के अंदर इंश्योर करें कि बोर्ड का चेयरपर्सन हो ही कौन, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, एंड इवन that person should not be the relative of managing director or the CEO of the company or the CEO बस or CEO. Note, this requirement shall not be applicable to those listed entities जहां पर कोई identifiable promoter नहीं है as per the shareholding pattern filed with the stock exchange. यदि ऐसा लगता है कि कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ इन पर्सन्स को प्रमोटर्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस मेजॉरिटी शेयर्स आर इशूड इन द पब्लिक के पास है, प्रमोटर्स के पास शेयर्स नहीं है कोई बहुत ज्यादा, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर कोई जब एक आइडेंटिफाइएबल प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप नहीं है, इन दैट केस फिर ये रिक्वायरमेंट एज सच अप्लाई नहीं होगी। तो नो, अब नटशेल में हमारे पास प्रोविजन क्या क्या है। नंबर 1, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या आई कि बीओडी में एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का विद एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। फिर बात आ गई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का नंबर एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स। जो बोर्ड के टोटल डायरेक्टर्स हैं उसका एटलीस्ट 50% क्या होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, उससे ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है। देयर आफ्टर प्रोविजन आया टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज के अंदर एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी। अब देखो 3 प्रोविजन है यहां पर, एक टॉप 1000 का, दूसरा टॉप 2000 का और तीसरा टॉप 500 का। टॉप 1000 की यदि मैं बात करूं तो प्रोविजन क्या है, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो एक वुमेन डायरेक्टर है, 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है बाय अप्रैल 1 2020। देयर आफ्टर फिर रिक्वायरमेंट हमने क्या पढ़ी कि यदि कंपनी के बोर्ड का चेयरपर्सन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, देन number of independent directors should not be less than 1/3 of the total number of director. However, यदि बोर्ड का चेयरपर्सन एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, then independent director should not be less than 1/2 of the total number of director. Thereafter फिर हमने ये प्रोविजन पढ़ा था 2000 वाला, जिसमें कहा गया टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड नॉट बी लेस देन 6 से कम नहीं होने चाहिए। Thereafter, यदि लिस्टेड एंटिटी के अंदर आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स पड़े हुए हैं, उन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शुड नॉट बी लेस देन 6। फिर बात आ गई थी कि यदि एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर रहे हैं या फिर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं आफ्टर द एज ऑफ 75 ईयर, देन अ स्पेशल रेजोल्यूशन नीड टू बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। फिर प्रोविजन आया 500 टॉप लिस्टेड एंटिटीज का, जिसमें कहा गया बोर्ड का चेयरपर्सन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए एंड शुड नॉट बी रिलेटेड टू द मैनेजिंग डायरेक्टर और द सीईओ ऑफ द कंपनी। हाउएवर, दिस रिक्वायरमेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू दोज एंटिटीज वेयर नो आइडेंटिफाइएबल प्रमोटर इज बीइंग identified as per the shareholding pattern filed with the stock exchange। तो ये रिक्वायरमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन की। नाउ अब इसके बाद इसमें एक टॉपिक आ जाता है हाउ टू वेरीफाई द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। यही तो पॉइंट लिखने हैं, वेरीफाई that there is an optimum combination of board of director in between executive and non-executive director. Number of directors should not be less than 6 in case of top 2000 listed entities. फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करिए, 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर की बात करिए, जितनी भी ये बातें मैंने आपके साथ की, इन सब के साथ क्या लगाना है, इंश्योर एग्जामिन वेरीफाई, इंश्योर एग्जामिन वेरीफाई, बस। तो क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसलिए ये मैंने टॉपिक आपको दे दिया सेल्फ स्टडी का, जो इसके की पॉइंट्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, वेरिफिकेशन आप सेल्फ कर लेंगे।
देयर आफ्टर एक छोटा सा टॉपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये डेफिनेशन आप ऑलरेडी कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 के अंदर कंपनी लॉ में डिटेल में करते हैं। उसी डेफिनेशन से मिलता जुलते पॉइंट इसमें भी लिखे गए हैं, दो एज सच इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द ऑडिट पेपर, बट स्टिल आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा मेन बुक से, मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। यह था हमारा पहला पॉइंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट एज टू द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर। अब हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट्स क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हमारी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है दैट इज इन रिलेशन टू रेम्यूनरेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन को लेकर के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कवर अप करने हैं। रेगुलेशन नंबर 17 सब रेगुलेशन 6 ने डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन को लेकर कुछ पॉइंट दिए, जिसमें पर्टिकुलरली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन को लेकर के बातें की गई। इसमें कहा गया कि ऑल फीस और कंपनसेशन किसका, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नहीं भी लिखते तब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अंदर कवर अप होते हैं। शैल बी रिकमेंडेड बाय बोर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। रिकमेंडेशन बोर्ड देगा और इनको अप्रूव, फाइनल अप्रूवल शेयर होल्डर्स देंगे इन द जनरल मीटिंग। किसकी बात कर रहा है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के फीस या कंपनसेशन, उनके रेम्यूनरेशन की बात कर रहा है। हाउएवर यदि आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सिटिंग फीस की बात कर रहे हैं, सिटिंग फीस एंड दैट इज पेएबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसके प्रोविजंस के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट बताई गई है, रूल्स में जो लिखी गई है, आपको याद ही होगा 1 लाख रुपीस की मैक्सिमम लिमिट है। तो यदि विद इन द लिमिट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सिटिंग फीस दी जाती है, देन शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड for payment of sitting fees to whom, to non-executive directors if made within the limits prescribed under the Companies Act 2013। thereafter जो शेयर होल्डर्स की आप अप्रूवल ले रहे हैं यहां पर, that approval shall specify for maximum number of stock options that may be granted to non-executive director in a financial year and as well as in aggregate। shareholders approval shall specify the limits for maximum number of stock options that may be granted to non-executive director in any financial year as well as in the aggregate। aggregate मतलब पास्ट में दे रखी है, करंट की ओर ऐड करके बता दो, टोटल इन एग्रीगेट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर they shall not be entitled to any stock option। thereafter उसके बाद इसके अंदर जो प्रोविजन आ जाता है वो ये कहता है कि यदि एक सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन एनुअली, टोटल रेम्यूनरेशन जो आप पे कर रहे हैं ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, उसके 50% से ज्यादा है। मान लीजिए कंपनी में 5 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, XYZ AB, उसमें से एक मिस्टर ए है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पांचों नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का जो रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है, लेट से वो है 4 CR का, उसमें से ए के अकेले का है 2.1 CR, एक अकेले का, बाकी चारों का 1.9 CR, एक अकेले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का 2.1 CR। देन फिर कहा गया स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट आएगी, फिर आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा इस पर्पस के लिए इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। देयरआफ्टर फिर बात आ गई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रेफरेंस में, उसमें भी स्पेशल रेजोल्यूशन की बात की। फीस पेएबल टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो कंपनी के प्रमोटर्स भी हैं, उनके लिए भी आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी यदि उनका एनुअल रेम्यूनरेशन एक्सीड करता है, एक सिंगल पर्सन है तो
5 करोड़ या नेट प्रॉफिट के 2.5% को विच एवर इज हायर। लेकिन यदि ये पर्सन एक से ज्यादा है और इनका एग्रीगेट रेम्यूनरेशन एक्सीड करता है नेट प्रॉफिट के 5% को, देन स्पेशल रेजोल्यूशन नीड्स टू बी पास्ड। अब यही चीज यदि आप कंपेयर करें कंपनी लॉ के अंदर, तो कंपनी लॉ की बात कर लेते हैं। कंपनी लॉ ने कहा सेक्शन 197 इसके अंदर लिमिट है, यदि कंपनी के अंदर प्रॉफिट है ओवरऑल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 11%, इसके ऊपर सेबी एलओडीआर में कुछ नहीं कहा गया। एक सिंगल मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इसका रेम्यूनरेशन आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 5%। लेकिन यहां पर इन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव में एमडी, होल टाइम डायरेक्टर दोनों आ गए, लेकिन साथ ही कहा यदि वो प्रमोटर है तो कंपनी के, यदि वो प्रमोटर हैं तो। अच्छा, फिर बात आई 10% की। 10% किस के लिए है? एक से ज्यादा एमडी है तो उन सबका एग्रीगेट। पार्ट टाइम के लिए यदि कंपनी में एक या एक से ज्यादा एमडी हैं 1% पार्ट टाइम को, अदरवाइज 3%। मींस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन आ गया। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए इन्होंने एज सच कोई लिमिट नहीं दी, सिर्फ ये कहा कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को जो भी फीस कंपनसेशन आप देंगे उसको बीओडी रिकमेंड करेगा और जनरल मीटिंग में अप्रूवल होगी। सिटिंग फीस की बात हो रही है, उसकी अप्रूवल भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि एक सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन टोटल एनुअल रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसके 50% को क्रॉस करता है, देन स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। अब फिर आगे क्या बात आई कि यदि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कंपनी का प्रमोटर भी है उसका रेम्यूनरेशन, एक सिंगल पर्सन है और आप उसको रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं 5 करोड़ रुपए या 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट विच एवर इज हायर, उससे ज्यादा दे रहे हो, या फिर एक से ज्यादा ऐसे पर्सन है एग्रीगेट अमाउंट इनका 5% ऑफ नेट प्रॉफिट को क्रॉस करता है, देन फिर भी आपको क्या रिक्वायरमेंट आ जाएगी? यू नीड टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी की जनरल मीटिंग में आपको इसका एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। Approval of the shareholders under this provision shall be valid till the expiry of the term of such director। इस डायरेक्टर की टर्म तक है सिर्फ। ये था जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बताई गई है रेगुलेशन नंबर 17 सब रेगुलेशन 6 में इन रिलेशन टू रेम्यूनरेशन फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कब स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, कब नहीं चाहिए, कितना आप दे सकते हैं, कितना आप नहीं दे सकते। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन एनुअल रिपोर्ट इन रिलेशन टू मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये आप एक बार बुक से पढ़ लेंगे, इसके अंदर कुछ ऐसी डिस्कशन वाली बातें नहीं है, लर्निंग के पॉइंट है, नहीं भी करोगे तो मुझे लगता है चलेगा, इतना रिस्क उठा सकते हैं। इंपॉर्टेंट होता तो मैं नोट्स में कवर करता या मैं बुक से कराता, बट आई थिंक सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर आफ्टर ऑडिटर्स की ड्यूटीज वाइल वेरीफाइंग द रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, बड़े जनरल पॉइंट्स हैं। एग्जामिन, बट ये क्वेश्चन आ सकता है, मिनट्स ऑफ द बोर्ड एंड जनरल मीटिंग, एजेंडा पेपर, नोटिस एटसेट्रा, किस लिए? कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो, क्या बीओडी की रिकमेंडेशन पर एंड कंपनी की जनरल मीटिंग में प्रायर अप्रूवल लेकर के दे रहे हो, जो पहले पॉइंट था रेगुलेशन 17(6) का सबसे पहला पॉइंट। टू असर्टेन वेदर द रेम्यूनरेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैज बीन डिसाइडेड बाय द बीओडी आफ्टर रिसीविंग प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की प्रायर अप्रूवल के साथ हुआ है। नंबर 2, रेफर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वेयर एवर एप्लीकेबल, यदि उसके थ्रू कोई लिमिट लगाई गई है तो। एग्जामिन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू असर्टेन, क्या उसके अंदर जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देनी चाहिए थी इन एनुअल रिपोर्ट वो दी गई है या नहीं दी गई। डायरेक्टर रिपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। वेयर ईएसओपी हैज बीन ग्रांटेड टू किसको? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। देन अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ईएसओपी दी गई है। अब ईएसओपी दी गई है तो उसका एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए
जब शेयर होल्डर की अप्रूवल ले रहे हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन के लिए, तो उसके अंदर हम पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करके चलेंगे इस बात को कि उनको ईएसओपी कितनी ग्रांट की जा सकती है इन अ फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज इन एग्रीगेट। तो यदि आपने एक ईएसओपी ग्रांट की है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, देन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द ईएसओपी ग्रांटेड टू द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यू मे टेक द असिस्टेंस ऑफ द एक्सपर्ट्स, and for that purpose SA 620 may apply. SA 620 may be applied. So ये requirements हैं in a relation to remuneration of non-executive directors. क्या क्या points हैं? नंबर 1, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का जो रेम्यूनरेशन है, फीस है, कंपनसेशन है, whatever it is, that needs to be recommended by the board and the prior approval of the shareholders in the general meeting of the company is to be taken. ये सबसे पहला पॉइंट था। नंबर 2 पर फिर हमने पढ़ा कि यदि सिटिंग फीस पे करने की बात हो रही है, इन दैट केस अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर आप शेयर होल्डर्स की अप्रूवल को इग्नोर कर सकते हैं। देयर आफ्टर तीसरा पॉइंट पढ़ा हमने कि यदि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को ईएसओपी देने की बात हो रही है, दैट मींस ईएसओपी में बी ग्रांटेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल है उसके रिजोल्यूशन में इट मस्ट स्पेसिफाई हाउ मच ESOP may be granted to the to non-executive director in a financial year as well as in the aggregate. Independent director को आप ESOP grant नहीं कर सकते। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा यदि किसी एक पर्टिकुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के एनुअल रेम्यूनरेशन के 50% को क्रॉस कर रहा होगा। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हु आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, उनके रेम्यूनरेशन के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर बाय द शेयर होल्डर्स, प्रोवाइडेड यदि कंपनी में सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और उसका रेम्यूनरेशन 5 करोड़ और 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट विच एवर इज हायर उसको क्रॉस कर रहा है, तो एक से ज्यादा है, एंड देन जो रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है उनको एग्रीगेट में वो 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट को क्रॉस करता है। इन दैट केस हमें कंपनी की जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सो ये हमारे मेन पॉइंट्स थे इन रिलेशन टू रेम्यूनरेशन टू द मैनेजरियल पर्सन्स, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है। इन एडिशन जो कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है वो तो डेफिनेटली अप्लाई होंगी ही होंगी। सो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मैटर है उसका सबसे पहला मैटर पॉइंट नंबर 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इट्स कंपोजिशन, रेम्यूनरेशन एटसेट्रा, रेगुलेशन नंबर 17, जिसमें मैंने कंपोजिशन में आपको रेगुलेशन 17(1) पढ़ाया है मेन, और रेम्यूनरेशन में रेगुलेशन 17 की सब रेगुलेशन नंबर 6 को हमने प्राइमरीली कवर किया है। इसके बाद फिर नंबर आता है ऑब्लिगेशंस ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द सीनियर मैनेजमेंट। इसके अंदर 4 रेगुलेशन को हम डिस्कस करेंगे, रेगुलेशन नंबर 17, रेगुलेशन नंबर 17A, रेगुलेशन नंबर 25 एंड रेगुलेशन नंबर 26 को। चलिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स एज टू द ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड द सीनियर मैनेजमेंट। नंबर 1, सबसे पहली बात, BOD shall meet at least 4 times a year with a maximum time gap of 120 days between 2 meeting। ये तो प्रोविजन क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल जो कंपनी लॉ के सेक्शन 173 के अंदर था वही सेम प्रोविजन यहां पर भी आया है, बिल्कुल सेम प्रोविजन। और सॉरी 174 में, अच्छा नहीं ये तो मीटिंग का है ना, जो सेक्शन 173 क्योरम आता है 174 के अंदर। तो BOD shall meet at least 4 times a year with a maximum time gap of 120 days in between the 2 meeting। ये प्रोविजन हमारा बिल्कुल सिमिलर हो गया सेक्शन 173 सब के अंदर। फिर बात कर लेते हैं क्योरम फॉर द बोर्ड मीटिंग। क्योरम फॉर द बोर्ड मीटिंग ऑफ टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज, 1/3 और 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। यदि मैं सेक्शन 174 की बात करता हूं तो वहां पर क्योरम क्या है? 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। बट यहां पर टॉप 2000 के अंदर नंबर क्या कर दिया गया? मिनिमम 3 नंबर विच एवर इज हायर, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऐसा प्रोविजन तो वहां पर नहीं था।
ऐसा प्रोविजन तो सेक्शन 174 के अंदर नहीं था कि उस नंबर में 1/3 और 2 विच एवर इज हायर उसके अंदर एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी था। नो, हाँ 174 सबसेक्शन 3 में इंटरेस्टेड डायरेक्टर का प्रोविजन जरूर था, वो एक अलग चीज है। बट यहां पर तो इन्होंने क्या कहा, क्योरम फॉर द बोर्ड मीटिंग्स शैल बी 1/3 of total strength or 3 director whichever is higher including at least 1 independent director. Now अब एक चीज देखें, क्या ये रिक्वायरमेंट सारी एंटिटीज पर अप्लाई होगी? नो, दिस रिक्वायरमेंट विल बी एप्लीकेबल ओनली ओवर द top 2000 listed entities, not over each and every listed company. So पहली बात तो आ गई कि मीटिंग की, दूसरी बात आ गई क्योरम की। नाउ इसके बाद आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3, बोर्ड शैल पीरियोडिकली रिव्यू कंप्लायंस रिपोर्ट्स pertaining to all laws which are applicable to the listed entity. लिस्टेड एंटिटीज पर जो लॉ एप्लीकेबल है उनकी जो एक कंप्लायंस रिपोर्ट बनती है, बीओडी उसका पीरियोडिकली रिव्यू करेगा। कंप्लायंस रिपोर्ट के आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोर्ड शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट कि जो पर्सन बोर्ड में से रिटायर होंगे, जा रहे हैं, टेन्योर पूरा हो गया या रिमूवल हुई, तो उनकी जगह पर प्लान्स हैं उनके ऑर्डरली सक्सेशन के कि कौन से पर्सन किस पर्सन को रिप्लेस करेंगे। बोर्ड शैल सेटिस्फाई दैट प्लान्स आर इन प्लेस, किस लिए? फॉर orderly succession for appointment to the board and the senior management. board and senior management की पोजीशंस में जो भी अपॉइंटमेंट होनी है उसके लिए बोर्ड ने अपने प्लान्स बना रखे हैं। तो रेगुलेशन 17 के अंदर काफी सारे पॉइंट्स को यहां पर कवर अप किया गया, जिसमें नंबर 1 बोर्ड मीटिंग्स की बात आ गई, नंबर 2 क्योरम की बात आ गई, नंबर 3 पीरियोडिक रिव्यू ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट की बात आ गई, एंड नंबर 4 प्लान्स फॉर ऑर्डरली सक्सेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट की बात आ गई। ये रेगुलेशन 17 की काफी सारी बातें हैं, इनका मैंने पर्टिकुलरली सब रेगुलेशन नंबर नहीं लिखा क्योंकि ये अलग अलग रेगुलेशंस में से बताई गई हैं। 17(2), 2A, 3, 4 इनके नंबर ऐसे याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेगुलेशन है हमारी रेगुलेशन नंबर 17A। 17A रेगुलेशन, इसके अंदर क्या कहा गया? इसमें कहा गया अ पर्सन शैल नॉट बी अ डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2020। एक से एक इंडिविजुअल डायरेक्टर 7 लिस्टेड एंटिटीज में मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकता है। अब ऐसा ही प्रोविजन आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ रखा है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स का, लेकिन उसके अंदर टोटल एंड पब्लिक की बात हुई, लिस्टेड एंटिटीज का जिक्र नहीं था। नाउ अब यहां पर लिस्टेड एंटिटीज के रेफरेंस में सेबी ने कंडीशंस लगा दी। पहली कंडीशन, एक डायरेक्टर मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज में डायरेक्टर हो सकता है, इससे ज्यादा में नहीं हो सकता। एक पर्सन एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी 7 से ज्यादा लिस्टेड एंटिटीज में अपना टेन्योर सर्व नहीं कर सकता। एंड एक पर्सन जो किसी एंटिटी में होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, तो ऐसा पर्सन एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 3 एंटिटीज में हो सकता है। शैल नॉट serve as an independent director in more than 3 listed entities. More than 3 listed entities. तो 3 प्रोविजन है जो रेगुलेशन नंबर 17A ने हमें दिए। नंबर 1, लिस्टेड कंपनीज में एक पर्सन, एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितनी लिस्टेड एंटिटीज में डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट कर सकता है? 7। अर्लियर इट वाज 8। अर्लियर मैं दिखाता हूं, पुराना प्रोविजन था April 1, 2019 तक का। April 1, 2019 तक का 8 था, April 1, 2020 से ये 7 हो गया।
तो आज की डेट में 7 का प्रोविजन है, तो वही मैं आपको कवर करवा रहा हूं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक पर्सन मैक्सिमम कितनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की पोजीशन एक्सेप्ट कर सकता है इन लिस्टेड एंटिटीज? इन टोटल 7। देयर आफ्टर, यदि एक पर्सन किसी लिस्टेड एंटिटी में मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, देन इन हाउ मेनी कंपनीज ही कैन सर्व एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? ओनली 3 लिस्टेड एंटिटीज। तो जितने प्रोविजन है जरा इनको ध्यान से कर रहिएगा कि ये सेबी एलओडीआर के अंदर प्रोविजन है और सब केस में क्या वर्ड यूज किया गया है? लिस्टेड एंटिटीज। तो इसका मतलब जब आप कंपनी लॉ के अंदर पढ़ते हैं एक लिमिट 20 की, दूसरी लिमिट 10 की, और फिर आप यहां से करें, आप ये नहीं कहेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। तो आपको कंपनी लॉ की भी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है एंड सेबी एलओडीआर की रिक्वायरमेंट्स को भी एट द सेम टाइम पूरा करना है। वो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज, पब्लिक कंपनीज की बातें करता है, यहां पर जो प्रोविजंस हैं वो लिस्टेड एंटिटीज के हैं। ये था हमारा रेगुलेशन नंबर 17A की बात। आगे बढ़ते हैं, रेगुलेशन नंबर 25 ये कहता है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये लायबल नहीं होगा उन एक्ट के लिए जो इसकी कंसेंट से या इसकी मर्जी से नहीं हुए। बट यदि कोई एक्ट इसकी कंसेंट से हुआ, इसकी सहमति से हुआ, इसके अप्रूवल के साथ हुआ, देन उसके लिए ये लायबल होगा। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी हेल्ड लायबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन विच हैड अकर्ड विद हिज नॉलेज और कंसेंट, या जहां पर उन्होंने डिलीजेंटली काम नहीं किया, और वेयर ही हैड नॉट एक्टेड डिलीजेंटली, डिलीजेंटली उन्होंने काम नहीं किया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो रिजाइन कर दे या रिमूव कर दिया जाए बाय बोर्ड, उसकी पोजीशन को रिप्लेस किया जाना चाहिए एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द वैकेंसी विच एवर इज लेटर। यही आप सेक्शन 149 के अंदर भी पढ़ते हैं इन रिलेशन टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहां पर अलग से कोई प्रोविजन नहीं आया, ये सेम प्रोविजन है जो कंपनी एक्ट के अंदर भी आप कवर अप करते हैं। तो रेगुलेशन 25 ने 2 ऑब्लिगेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रेफरेंस में दी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एक्ट्स के लिए लायबल होगा जो उसकी नॉलेज के साथ हुए, जो उसकी कंसेंट के साथ हुए, या जहां पर उन्होंने डिलीजेंटली परफॉर्म नहीं किया। देयर आफ्टर इन केस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोई पोजीशन खाली होती है, उस पोजीशन को फिल किया जाना चाहिए विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द वैकेंसी और इन द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, whichever is later. However, यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो रिजाइन करके गया या जिसकी रिमूवल हुई, उसके जाने के बाद भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई हो रही है, जो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने पढ़े बीओडी की कंपोजिशन के अंदर, जो रेगुलेशन 17 में आए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो कितने होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए। यदि जो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है, इन दैट केस फिर क्या इसको फिल करना जरूरी है? नो। जब आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया अभी भी फुलफिल कर रहे हो, मान लीजिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नंबर चाहिए था 5, आपकी कंपनी में था 8 में से 2 रिजाइन करके चले गए तो चले गए, कोई बात नहीं, अभी भी 6 हैं, मिनिमम नंबर कितना चाहिए? 5, और वो 5 है मेरे पास, तो फिर ये रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। ये था रेगुलेशन नंबर 25 के प्रोविजन। आगे बढ़ते हैं, रेगुलेशन नंबर 26 ये क्या कहता है? ए डायरेक्टर shall not be a member in more than 10 committees. A director shall not be a member in more than 10 committees. 10 से ज्यादा कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता और 5 से ज्यादा कमेटीज का चेयरपर्सन नहीं हो सकता। और इन नंबर को, कमेटी को 10 कमेटी में मेंबरशिप और 5 कमेटीज में चेयरपर्सनशिप, लेकिन इसके लिए आप कौन कौन सी कंपनीज को कंसीडर करेंगे उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 जो इसमें कहा गया, ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कंसीडर होंगी,
चाहे वो लिस्टेड हैं या नहीं, इनको इंक्लूड किया जाएगा। और ऑल अदर पब्लिक कंपनीज इंक्लूडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, फॉरेन कंपनीज एंड कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इन सबको एक्सक्लूड किया जाएगा। एंड एट द सेम टाइम जो चेयरपर्सनशिप है या मेंबरशिप है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी कमेटीज में, ऑडिट कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी शैल ओनली बी कंसीडर्ड। अब मान लीजिए मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यदि मिस्टर एक्स है, ये 10 नहीं, मैं कह रहा हूं 16 कंपनीज में अलग अलग कमेटीज के मेंबर्स हैं और 8 कमेटीज के ये चेयरपर्सन भी हैं, 8 कमेटीज के ये चेयरपर्सन भी हैं। तो क्या आप कहेंगे कि इस प्रोविजन की वायोलेशन हुई? मैं अभी नहीं कह सकता, मुझे आप बताएं इन 16 में कौन कौन सी कंपनीज है। चलो मैं पहले इन 16 का क्राइटेरिया लेता हूं। 16 में 1 2 3 4 क्राइटेरिया लिए मैंने। पब्लिक कंपनी, ऑडिट कमेटी मेंबरशिप या स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की मेंबरशिप। पब्लिक कंपनी, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी की मेंबरशिप, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की मेंबरशिप, इन्वेस्टमेंट कमेटी की मेंबरशिप। प्राइवेट कंपनीज, ऑडिट कमेटी की मेंबरशिप, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की मेंबरशिप। प्राइवेट कंपनी, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी की मेंबरशिप, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की मेंबरशिप एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी की मेंबरशिप। ये हैं 7 4 3 2। अब आप बताओ क्या वायोलेशन हुई है? नहीं। क्यों? नंबर 1, जो प्राइवेट कंपनीज है उनकी मेंबरशिप तो देखी ही नहीं जाएगी, छोड़ दो, ये नंबर कंसीडर नहीं होगा। पब्लिक में भी सिर्फ किसकी देखनी है? ऑडिट कमेटी की एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की। तो टोटल कमेटीज जिनमें वो मेंबर हैं वो कितनी है? 7। और फिर बात आ जाएगी चेयरपर्सन की। चेयरपर्सन इन 7 में से लेट से वो 6 कमेटीज का चेयरपर्सन है, इनमें से एक का, इनमें से एक का, इसमें से भी एक का। टोटल 9 कमेटीज की चेयरपर्सन है, 9 कमेटीज की चेयरपर्सनशिप उसके पास है। नाउ अब मुझे बताओ क्या वायोलेशन हुई? यहां पर मैं कह सकता हूं कोई वायोलेशन नहीं है। क्यों नहीं है कोई वायोलेशन? बिकॉज सिर्फ ये नंबर कंसीडर करना था और ये नंबर 10 से कम है। यहां पर यस वायोलेशन हुई है। क्यों? ये नंबर कंसीडर करना है और ये 5 से ज्यादा है चेयरपर्सनशिप। तो ये पॉइंट है कि एक पर्सन 10 से ज्यादा कमेटी में मेंबर नहीं हो सकता और 5 से ज्यादा कमेटी की चेयरपर्सनशिप नहीं ले सकता अक्रॉस ऑल लिस्टेड एंटिटीज। अब ये सारी मैंने लिस्टेड एंटिटीज के एग्जांपल लिए हैं, ये सारी लिस्टेड एंटिटीज के एग्जांपल लिए, प्राइवेट भी लिस्टेड, पब्लिक भी लिस्टेड, इनमें ये कमेटीज हैं। और कमेटी को कंसीडर करते वक्त सिर्फ 2 कमेटीज कंसीडर होंगी, कौन कौन सी? ऑडिट कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। बस ये रेगुलेशन नंबर 26 की रिक्वायरमेंट हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्या कहती है रेगुलेशन 26? रेगुलेशन 26 में आगे क्या कहा गया? इसने कहा एवरी डायरेक्टर वो लिस्टेड एंटिटी को इन्फॉर्म करेगा अबाउट द कमेटी पोजीशन ही और शी ऑक्युपाई इन द अदर लिस्टेड एंटिटीज एंड जैसे ही कोई चेंज होता है तो उस चेंज को भी नोटिफाई करेगा लिस्टेड एंटिटीज को। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स दे शैल डिस्क्लोज देयर शेयर होल्डिंग इन द लिस्टेड एंटिटी
in which they are proposed to be appointed as the director in the notice to the general meeting that is called for the appointment of such person. ये एक ऑब्लिगेशन किस पर है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर, कि आप अपनी शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज करेंगे. सीनियर मैनेजमेंट, they shall make disclosure to the board relating to what? All material, financial and commercial transactions where they have personal interest that may have a potential conflict with the interest of the listed entity at large. तो यदि सीनियर मैनेजमेंट की कोई मटेरियल, फाइनेंशियल, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है किसी भी तरह की जिसके कारण लिस्टेड एंटिटी के इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकते हैं एट लार्ज, देन सीनियर मैनेजमेंट पर्संस दे आर रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर्स टू द बोर्ड. सो रेगुलेशन नंबर 26 के अंदर जो सबसे मेन प्रोविजन था वो तो ये था, कमेटी की मेंबरशिप का एंड चेयरपर्सनशिप ऑफ द कमेटीज का. देयर आफ्टर फिर जो रिक्वायरमेंट थी वो सिंपल सी थी कि हर एक डायरेक्टर इन्फॉर्म करेगा कंपनीज को, जिन कंपनीज में भी वो एज ए कमेटी मेंबर बन रहा है और या चेयरपर्सनशिप एक्सेप्ट कर रहा है, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सब लिस्टेड एंटिटीज के अंदर जो चेंजेस हैं वो सब दूसरी लिस्टेड एंटिटीज को इन्फॉर्म करेगा. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपनी शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज करेगा. सीनियर मैनेजमेंट डिस्क्लोजर्स देगा बोर्ड को ऑफ ऑल फाइनेंशियल, कमर्शियल एंड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस का. इसके बाद ऑडिटर्स की ड्यूटीज करना क्या है? ये जो रेगुलेशन मैंने आपको पढ़ाई 17, 17A, 25 एंड 26, इनके आगे वर्ड यूज करने हैं एंश्योर, एग्जामिन एंड वेरीफाई. हो गई वेरिफिकेशन. फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार दिखा देता हूं वेरिफिकेशन के पॉइंट्स को. यही पॉइंट्स आपको सारे के सारे मिलेंगे. Ascertain from the minutes books of the board meeting whether board meeting was held at least 4 times, maximum time gap 120 days. एक डायरेक्टर not a member in more than 10 committee acting as a chairperson of more than 5 committees across all companies in which he is a director. फिर आगे जो बात है वो ऐसे 250 की है, compliance of law and regulation. To review the compliance reports of all laws applicable to the company, auditor shall consider the requirement of SA 250. As per SA 250, responsibility for the prevention and detection of non-compliance of law and regulation primarily management and TCWG की है, वही सारी बातें. And in addition, auditor shall obtain written representation as per the requirement of SA 580. तो मैंने आपको रेगुलेशन करा दी 17, 17A, 25, 26. ऐसे ऑलरेडी आपने कर रखे हैं, 250 भी कर रखा है, 580 भी, सारे ऐसे कर रखे हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. तो इसको आप आराम से अपने आप लर्न कर पाएंगे. सो ये था हमारा तीसरा टॉपिक एज टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स. पहला कंपोजिशन का लिया हमने, दूसरा टॉपिक रेम्यूनरेशन का लिया, और तीसरे टॉपिक में हमने बात की ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्टर्स एंड द सीनियर मैनेजमेंट की. अब दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं. कोड ऑफ कंडक्ट जिसमें रेगुलेशन 17 और 26 की रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड विजिल मैकेनिज्म जिसके अंदर प्राइमरीली रेगुलेशन 26 की रिक्वायरमेंट है, और उसके साथ साथ शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 5 की कुछ छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स और हैं. तो यहां पर एज सच आपको रेगुलेशन के नंबर, शेड्यूल के नंबर उनको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है. सिंपल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रोविजन क्या है एंड विजिल मैकेनिज्म की क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट है, एंड हाउ द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ensure compliance of these requirements, वो अब हमें कवर अप करना है. छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बढ़ते हैं. नाउ फोर्थ पॉइंट आ गया अब मेरा कोड ऑफ कंडक्ट का. कोड ऑफ कंडक्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट. सिंपल बीओडी, आप एक कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करेंगे किसके लिए? फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द बीओडी एंड द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी. तो कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए है? बीओडी एंड सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी के लिए. नंबर 2, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ड्यूटीज को. नंबर 3, ऑल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट दे शैल अफर्म कहेंगे, वो डिस्क्लोज करेंगे दैट वी कंप्लाई विद द कोड ऑफ कंडक्ट, और ये अफर्मेशन उनको देनी है कंपनी को ऑन एन एनुअल बेसिस. कोड ऑफ कंडक्ट
जो कंपनी के बोर्ड को, कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट को फॉलो करना है, वो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश किया जाएगा। लिस्टेड एंटिटी शैल डिसेमिनेट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑन इट्स वेबसाइट एज वेल एज, अब अगली रिक्वायरमेंट है एनुअल रिपोर्ट। इसके अंदर सीईओ की एक डिक्लेरेशन आएगी दैट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड द सीनियर मैनेजमेंट, उनकी जो एनुअल बेसिस की एफर्मेशन थी एज टू द कंप्लायंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, वो आ चुकी है। सो पहली बात, कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसके लिए करेंगे? फॉर द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड द सीनियर मैनेजमेंट के लिए। और इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ड्यूटीज को भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट को कंपनीज की वेबसाइट के ऊपर डिसेमिनेट किया जाएगा। कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर एंड द सीनियर मैनेजमेंट दे शैल अफर्म द कंप्लायंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑन एन एनुअल बेसिस। और एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो कंपनी के सीईओ हैं वो एक डिक्लेरेशन देंगे दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट के पर्संस ने एज एक अफर्मेशन दी है एज टू द कंप्लायंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। सो ये तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इनके ऊपर ऑडिटर्स की ड्यूटीज क्या है? यही चीजें इंश्योर करें क्या कंपनी ने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है तो उसकी एक कॉपी ले लो, चेक करो क्या वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है, एनुअल रिपोर्ट में सीईओ ने डिक्लेरेशन दी है, क्या बीओडी के मेंबर ने एंड सीनियर मैनेजमेंट ने अफर्मेशन दी या नहीं दी। वही पॉइंट, एग्जामिन, वेरीफाई, इंश्योर, यही बातें लिखनी है आपको। असर्टेन whether the BOD has laid down a code of conduct for all the board members and the senior personnel of the company. Number 2, obtain a copy of the code of conduct. Number 3, verify whether all board members and the senior management have affirmed compliance with the code on an annual basis. Verify क्या कोड कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। तो जो बातें आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट में है वही तो बातें मुझे इंश्योर करनी है, एग्जामिन करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन इसका बन सकता है या इसका बन सकता है, या तो ये पूछ लिया तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट बता दो। बेसिकली ये लॉ का पार्ट बन जाता है, लॉ का पार्ट। और ऑडिट के अंदर ऑडिटर ड्यूटी पूछ ली जाए तो इन्हीं पॉइंट्स के आगे असर्टेन, एग्जामिन, इंश्योर, वेरीफाई ये वर्ड लगाओ और यही सारे वेरिफिकेशन के पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा प्रोविजन एज टू द कोड ऑफ कंडक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर। जो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है वो है विजिल मैकेनिज्म का। अच्छा, विजिल मैकेनिज्म हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो। कंपनी एक्ट के अंदर भी था विजिल मैकेनिज्म, सेक्शन 177 सबसेक्शन 9 एंड 177 सबसेक्शन 10 के अंदर किन कंपनीज की रिक्वायरमेंट है वो बताया गया था। एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिन्होंने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं या जिनकी बोरोइंग बैंक से एंड पीएफआई से 50 करोड़ रुपीज से ज्यादा की थी, इन कंपनीज में थी। विजिल मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट किस पर्पस के लिए थी? सो एज टू रिपोर्ट द जेन्युइन कंसर्न्स और द ग्रीवियंसेस ऑफ द डायरेक्टर्स और द एम्प्लॉयज। क्या ये विजिल मैकेनिज्म वेबसाइट पर पब्लिश होना है? बिल्कुल होना है। इसकी और रिक्वायरमेंट क्या थी कि विजिल मैकेनिज्म मस्ट एंश्योर सेफगार्ड्स अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन ऑफ द पर्सन हु अवेल द सर्विसेज ऑफ दिस विजिल मैकेनिज्म। तो ये सारी बातें सेबी की एलओडीआर रेगुलेशन में भी आ गई, पढ़ लो, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। लिस्टेड एंटिटी आप एक विजिल मैकेनिज्म फॉर्मुलेट करेंगे, किसके लिए? डायरेक्टर एंड एम्प्लॉइज के लिए, टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न। ठीक है। नंबर 2, आप इस विजिल मैकेनिज्म में एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन ऑफ द डायरेक्टर और एम्प्लॉय हु अवेल दिस मैकेनिज्म। ये भी 177 में लिखा हुआ था। देन vigil mechanism provide for direct access to the chairperson of the audit committee in appropriate or exceptional case। ये भी vigil mechanism section 177 में लिखा हुआ था। listed entity shall disseminate vigil mechanism on its website। अरे ये बात भी लिखी हुई थी 177 के अंदर, वेबसाइट पर और बोर्ड रिपोर्ट पर। अब बोर्ड रिपोर्ट की जगह इन्होंने एनुअल रिपोर्ट कर दिया। बोर्ड रिपोर्ट भी तो एनुअल रिपोर्ट का ही पार्ट होती है। तो क्या कुछ नया मिला? ना, नया कुछ नहीं मिला। अब फिर बात आ जाएगी ऑडिटर्स की ड्यूटीज की। जब ऑडिटर्स की ड्यूटीज की बात आ जाएगी, इन्हीं के आगे क्या करना है? असर्टेन, एग्जामिन, वेरीफाई, डिटरमिन। चलो पढ़ लेते हैं एक बार।
असर्टेन, क्या लिस्टेड एंटिटी ने विजिल मैकेनिज्म फॉर्मुलेट किया। एंश्योर, क्या विजिल मैकेनिज्म एडिक्वेट सेफगार्ड्स फॉर द विक्टिमाइजेशन ऑफ द पर्सन हु अवेल दिस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है। एंश्योर, क्या विजिल मैकेनिज्म डायरेक्ट असेस दे रहा है टू द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी इन एक्सेप्शनल केसेस, एप्रोप्रिएट केसेस। वेरीफाई, क्या विजिल मैकेनिज्म कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। एंश्योर, ऑडिट रिपोर्ट शैल प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स ऑफ द विजिल मैकेनिज्म। सो ये जब आप लॉ पढ़ रहे हैं या लॉ के किसी पॉइंट्स की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, एक ही बात है, लॉ पढ़ लिया, उन्हीं पॉइंट्स को तो आपने वेरिफिकेशन के पॉइंट्स में डालना है, बस यही हमारा पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसीजर बन जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस थी वो सारी कवर अप करा दी। कौन कौन सी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन की, रेम्युनरेशन की, डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट की ऑब्लिगेशंस की, कोड ऑफ कंडक्ट की एंड विजिल मैकेनिज्म की। अब देखो, जब एक एक करके मैं इन पॉइंट्स को बार बार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, अब ये आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फ्रेमवर्क के मेजर इश्यूज एड्रेस्ड, उनको धीरे धीरे याद होने शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, 5 पॉइंट करने हैं नेक्स्ट लेक्चर में भी मेन मेरे को। क्या? नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, 3 तो कमेटी, एक मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडियरीज, और 5वें में बचे हुए सारे मिसलेनियस प्रोविजन। सो ये कवर करेंगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर को कर देते हैं यहीं पर ओवर, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन में सिंपल कोई केस स्टडीज नहीं मिलने वाली, जनरल क्वेश्चन मिलेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट बता दो, या फिर ये कहा जाएगा वेरिफिकेशन के पॉइंट बता दो। सो ये चीजें हैं, बड़ी सिंपल सिंपल सी हैं, इनको अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा। और एक काम यदि और कर सकते हो तो, एक काम और कर सकते हो तो सेक्शन 149 एंड सेक्शन 173, सेक्शन 175, वो सॉरी 173 बोर्ड मीटिंग का, 174 क्योरम का, 149 जिसके अंदर वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन है, उनको भी साथ साथ कवर अप करिएगा। इस बहाने लॉ की भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, टेक केयर, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।